नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर पे। और आज हम लेके आए हैं थर्ड पार्ट ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के 2 सेशंस में पहले ही ले चुका हूं और अगर आपने बाय चांस भी मिस किया है तो यहाँ से आप उन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हो। गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर में मैंने आप लोगों को वो रूल्स बताए जो एग्जाम में हमेशा आपको काम आएंगे, और उनमें 2 की बातें हो चुकी है और जल्दी आने वाले सेशंस में मैं आप लोगों को इसी गोल्डन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा, इन सभी गोल्डन रूल्स को। ठीक है, तो अभी के लिए शुरू करते हैं। थर्ड गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर क्या कहता है? थर्ड गोल्डन रूल आओ देखें। तो थर्ड गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर में आती है बात मॉडल्स की। मॉडल्स सुन के विचलित मत हो जाना, कोई और मॉडल्स की तरफ मत पहुंच जाना। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट MODELS, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट MODALS, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल्स जिसके कैटेगरी में वर्ड्स आते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट। नाम तो सुना ही होगा, ये सारे वर्ड्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे। कैन, कुड, मे, माइट। और क्या हो सकता है? मस्ट, या फिर ऑट टू, या फिर शुड। ओके, कैन, कुड, मे, माइट। उसके अलावा ऑट टू, शुड, मस्ट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शैल, विल और वुड, ये सब मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सब मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड। इनको मॉडल्स भी क्यों बोला जाता है वो भी बता दूं। तो ये एक लैटिन टर्म से आता है जिसका मीनिंग ही अपने आप में होता है मूड। तो ये सब्जेक्ट के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस मूड में है, उसके हिसाब से मूड के अकॉर्डिंग हम मॉडल चूज करते हैं। एबिलिटी शो करने का मूड है तो कैन, पास्ट की एबिलिटी शो करने का मूड है तो कुड, तो उसके अलावा मे, पॉसिबिलिटी शो करना है तो मे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करना है तो माइट, मस्ट कंपल्शन के लिए लग जाता है, शुड सजेशन के लिए लग जाता है, शैल, विल, वुड ये सब फ्यूचर के वर्ड्स है। फ्यूचर में अगर डेफिनेट केस की बात हो रही है तो विल, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो वुड, और पॉसिबिलिटी में या जब हम फॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं तो शैल। रही बात ऑट टू की, ऑट टू इज यूज फॉर मॉरल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ये सब मॉडल्स होते हैं, यानी कि जो मूड शो करते हैं। जो क्या शो करते हैं? मूड शो करते हैं। अब मॉडल्स के साथ रूल क्या है भाई? मॉडल्स के साथ रूल केवल इतना सा है कि मॉडल्स के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, वो भी विदाउट एस और ईएस आएगा। इसको सिंपल भाषा में वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ईएस को सिंपल भाषा में बेस फॉर्म भी बोला जा सकता है, कि मॉडल्स के साथ वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आता है। हर वर्ड का या हर वर्ब का बेस फॉर्म होता है और उसके अलावा उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि राइट के 3 फॉर्म्स होते हैं, राइट, रोट, रिटर्न। तो राइट, रोट, रिटर्न तो ठीक है, लेकिन इसका भी एक बेस फॉर्म होता है, और बेस फॉर्म क्या होता है? टू राइट, ये बेस फॉर्म होता है। तो बेसिकली राइट जो है इसको बेस फॉर्म माना जाएगा, राइट को। ओके, ऐसे ही रीड है तो रीड के 3 फॉर्म्स, रीड, रेड, रेड, भले स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, लेकिन उसका बेस फॉर्म वही होगा। मतलब फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली सेम होता है, सिवाय एक केस के, जैसे कि बी फॉर्म के। बी फॉर्म में बेस फॉर्म बी है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर आता है। ठीक है, इज, एम या आर आता है। सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। थर्ड फॉर्म होता है बीन। बाकी इवन कोई और हेल्पिंग वर्ब है बी के अलावा, हैव है तो हैव बेस फॉर्म है, तो हैज और हैव दोनों फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, और अपन बिना ऐसे आई एस के बोल दिए तो हैज वैसे भी हट गया, हैव ही बचा। तो इसलिए वहां पे बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है। डू में भी डज आएगा नहीं, डू ही आएगा, तो डू ही बेस फॉर्म है, डू ही फर्स्ट फॉर्म है। और मेन वर्ब में तो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही होते हैं। तो दैट इज व्हाई आई कैन से कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म 99% केस में सेम है, सिवाय बी फॉर्म के, जहां बी फॉर्म इज द बेस फॉर्म, इज एमआर फर्स्ट फॉर्म होता है। तो मॉडल्स के साथ वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म में बिना एस आई एस के, या तो बेस फॉर्म में, या फिर अगर मॉडल्स के साथ तुरंत बाद अगर मॉडल्स के लग जाए बी, जो कि खुद बेस फॉर्म है ही, या लग जाए हैव, जो खुद अपने आप में बेस फॉर्म है, और इनके बाद वर्ब की डिमांड अगर हुई, नहीं हुई, कुछ और डिमांड हुई, नाउन की, एडजेक्टिव की, तो अलग बात, लेकिन वर्ब की डिमांड हुई तो वो वर्ब पक्का है थर्ड फॉर्म में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बी लगने से सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाता है, पैसिव हो जाने से वर्ब ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म में आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का नियम ही है, रूल ही है कि वर्ब थर्ड फॉर्म लेगा। और हैव लगने से सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाता है, और परफेक्ट टेंस का भी रूल है कि वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आएगा। मॉडल्स के साथ बी या हैव अगर लगाए तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, ये फिक्स है। इससे गोल्डन रूल क्या बना? गोल्डन रूल ये बना कि मॉडल्स के साथ वर्ब सेकेंड फॉर्म में कभी भी नहीं आता। मॉडल्स डू नॉट एवर टेक
द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे भगवान आकर आपको बता दे कि इस मॉडल के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो तो भी मना कर देना, और अगर फिर भी ना माने तो मेरा नाम ले लेना, मान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतनी सेटिंग तो की हुई है भगवान से जो कि आपका ये गलत होने नहीं देंगे। ओके, आई होप सो दैट इज अ विन विन सिचुएशन। तो ऐसे में मॉडल्स के साथ V1 विदाउट एस और एस, बी आर लगाए तो थर्ड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म आ सकता है, सेकेंड फॉर्म कभी भी नहीं आ सकता, ये बस हमें ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है, जैसे एक सेंटेंस लिखा था, ही कैन डैश अ लेटर, ही कैन डैश अ लेटर। अब ये क्या है, कैन लगा है, मॉडल है, सबको पता है मॉडल के साथ V1 आता है या बेस फॉर्म आता है, और अगर मैं ऑप्शंस दे दूं आप लोगों को, जैसे कि राइट, ठीक है, राइट्स, रोट, रिटर्न और राइटिंग, और आपसे पूछा जाए कि इनमें से क्या लगाया जाए, राइट, राइट्स, रोट, रिटर्न और राइटिंग, क्या लगाया जाए, तो ऐसे केस में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ही कैन डैश लेटर है, यानी कि यहाँ पे कैन मॉडल है, मॉडल के साथ क्या बताया था, बेस फॉर्म, यानी V1, वो भी बिना एस के, तो क्या लगा देंगे हम, ही कैन राइट अ लेटर लिखेंगे, राइट यानी कि ये आ जाएगा, ही कैन राइट अ लेटर। ओके, ऐसे लिखा है, ही कुड हैव डैश द लेटर, अगर ऐसा लिखा होगा ही कुड हैव डैश द लेटर, और अभी फिल करना है तो अभी भी क्या फिल करोगे, अभी भी सेम होगा भाई, कुड लगा है, मॉडल है, मॉडल के साथ हैव आ रहा है, तो सबको पता है परफेक्ट टेंस में चला गया, सबको पता है परफेक्ट टेंस में भी वर्ब कौन से फॉर्म में आता है भाई, थर्ड फॉर्म में आता है, इसलिए ही कुड हैव रिटर्न द लेटर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है, जैसे लिखा हुआ है कि द लेटर विल बी डैश बाय हर, द लेटर विल बी डैश बाय हर, अभी क्या लगा है, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है, लेटर विल बी डैश बाय हर, तो ये अपने आप में किस सेंस में जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, ये कैसे पता करते हो, हाउ कैन यू फाइंड आउट कि दिया हुआ सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ये भी एक स्किल है, पता करने का एक तरीका होता है। देखो अभी बताता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, अगर मैं कह रहा हूँ तो पैसिव वॉइस होने के नाते यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा अगेन थर्ड फॉर्म, द लेटर विल बी रिटन बाय हर। वैसे तो काफी लोग बाय से पता कर लेते हैं कि बाय लगा इसलिए पैसिव है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली द केस कि बाय लगने से सेंटेंस पैसिव हो जाता है। अगर लिखा होता द लेटर विल बी डैश टू हर, तो बाय नहीं लगा था, फिर भी हम रिटर्न ही लगाते क्योंकि वहां भी पैसिव ही था। तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है वो भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यही चीज लिखी है, ही विल बी डैश द लेटर, अब आप रिटर्न नहीं लगा सकते भले ही वहां बी लगा हुआ है, ठीक है, ही विल बी डैश द लेटर, अगर ऐसा लिखा है बी लगा होने के बावजूद वहां पे हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पे विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग द लेटर, ही विल बी राइटिंग द लेटर हो जाएगा। अब ये क्यों, कभी आपने बोला बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगा और यहाँ आप बोल रहे हो बी के साथ आईएनजी फॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंसेस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। एक्टिव, जब मैंने बोला एक्टिव, एक सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पता ही होगा ये आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है ये एक्चुअल फॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसी की उल्टी हो जाती है फॉर्मेशन, जस्ट रिवर्स, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट, और इसी को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, ये होती है पैसिव वॉइस की एक्चुअल फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। ओके, क्यों एक्टिव को एक्टिव बोला जाता है और क्यों पैसिव को पैसिव, वो भी समझो। एक्टिव क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, डूअर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और एक्शन खुद परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और एक्शन खुद परफॉर्म करता है। सवाल उठता है इससे क्या पता चला एक्टिव है या नहीं है, तो भाई ऐसे समझो, एक्टिव मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसको ऐसा समझो कि अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में कभी भी एनुअल फंक्शन रहा हो, एनुअल फंक्शन हुआ हो, और उस एनुअल फंक्शन के आप एक्टिव मेंबर रहे हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप कहाँ रहते थे, आगे या कहीं पीछे छुपे रहते थे, ऑब्वियसली
एक्टिव मेंबर हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आगे ही रहोगे ना, पीछे छुप के क्या करोगे। तो एक्टिव जब भी कोई हो उसमें वह हमेशा आगे ही रहता है, इसीलिए करने वाला यानी कि डूअर परफॉर्मर ऑफ द एक्शन आगे है। ओके, पैसिव में ऑब्जेक्ट पे किया हुआ काम सब्जेक्ट तक पास होता है। क्या होता है, पास होता है, क्योंकि पास होता है इसीलिए इसका नाम पड़ा पासिव, या ओवर द इयर्स इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया और बन गया पैसिव। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट तक एक्शन पास हो रहा है इसलिए पासिव या पैसिव। बस यही हमें पता करना। आप समझो इस वाले सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही यानी कि करने वाला यानी कि डूअर सब्जेक्ट, कैन राइट वर्ब, और व्हाट लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट व्हाट का या हुम का आंसर कर सकता है। अगेन ही सब्जेक्ट, कुड हैव रिटन वर्ब और द लेटर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्या हो गया, द लेटर पहले आ गया, द लेटर मतलब ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हर यहाँ लिखा है मतलब सब्जेक्ट, तो बीच में वर्ब आ रहा है इसलिए ये पैसिव हुआ, ऑब्जेक्ट से किया हुआ काम सब्जेक्ट तक पास हो रहा है और अभी तक एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा था, तो ये पैसिव बन गया, ये पैसिव बन गया। और जबकि ये दोनों एक्टिव थे, ये एक्टिव थे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात कि एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है। अब बी जरूर लगा है लेकिन ये पैसिव हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्टिव है, ही सब्जेक्ट है, विल बी राइटिंग है वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में अगर बी लगा तो आईएनजी फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में बी लगा तो थर्ड फॉर्म आता है। ना केवल बी बल्कि बी का कोई भी फॉर्म, इज एम आर वॉज वर्ब बीन कुछ भी लगा लो, उसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में ही इज प्लेइंग क्रिकेट होता है, लेकिन क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम होता है, तो एक्टिव में आईएनजी फॉर्म आता है, पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है। दैट्स इट, इतनी सी चीज आपको समझनी है। गॉट इट। तो बस यही है, मॉडल्स के साथ हमने देखा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया, थर्ड फॉर्म में आया, आईएनजी फॉर्म में आ गया, लेकिन सेकेंड फॉर्म में कदापि नहीं लगेगा और ना ही एसईएस के साथ लगेगा। तो इस वे में हम इजीली समझ सकते हैं। अगर समझ में आया है तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। और एक चीज, अगर कोई सेंटेंस में पैसिव है लेकिन बाय लिखा नहीं है तो आप खुद बाय समवन लगा के चेक कर सकते हो। अगर फिट हो गया बाय समवन तो पैसिव है, अगर नहीं फिट हो रहा, जैसे ही विल बी राइटिंग बाय समवन, फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसीलिए गलत है, यहाँ पैसिव नहीं है मतलब, तो इसलिए वो एक्टिव होगा, एनजी फॉर्म होगा। लेकिन जहां पैसिव होगा वहां बाय समवन फिट हो जाएगा। जैसे लिखा है, नो सर्वे कैन डैश द सेंसस विच इज येट टू बी कंडक्टेड फॉर दिस डिकेड। नो सर्वे कैन, कैन लगा है, कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आता है बेटा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, वो भी बिना एस आई ई एस के। क्या लगा दू, कैन सब्सटीट्यूट, डेफिनेटली सब्सटीट्यूटेड, नो वे, सब्सटीट्यूट बिल्कुल नहीं, सब्सटीट्यूटिंग कदापि नहीं, सब्सटीट्यूशन तो नाउन है, हो ही नहीं सकता, I1 लगा है, नाउन है, वो नहीं आएगा, तो V1 आंसर हो जाएगा, नो सर्वे कैन सब्सटीट्यूट द सेंसस। In what was an intriguing statement, in what was an intriguing statement in her interim budget speech, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that a high-powered committee will be dash to consider the challenges arising from fast population growth and demographic changes. अब सवाल उठता है, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that a high-powered committee will be dashed by someone. फिट हो रहा है क्या, will be dashed by someone to consider, यस फिट हो रहा है, विल बी डैश बाय समवन, फिट हो रहा है, मतलब ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वो थर्ड फॉर्म आएगा। तो कंस्टिट्यूट नहीं हो सकता, कंस्टिट्यूटेड डेफिनेटली हो सकता है, कंस्टिट्यूट्स नहीं हो सकता, कंस्टिट्यूटिंग नहीं, और कंस्टिट्यूशन तो नाउन है बिल्कुल भी नहीं, तो पैसिव में चाहिए इसलिए थर्ड फॉर्म आ गया, विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विल बी द करेक्ट चॉइस। और बाय समवन यहाँ पे आप लगा के चेक कर सकते हो, विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय समवन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी मस्ट बी, the company must be dashed for a major announcement given the sudden media silence. अब the company must be dashed by someone, होगा क्या, dash by someone for a major announcement, must be prepared by someone, नहीं, अरे कंपनी को थोड़ा ही कोई प्रिपेयर करेगा, बल्कि कंपनी खुद को तैयार कर रही होगी, ऐसा होगा तो the company must be preparing for a major announcement given the sudden media silence, इस वे में आएगा तो ing फॉर्म आ जाएगा। Got it? So that brings me to the end of the discussion. Hope so आपको समझ में आया कैसे मॉडल्स के साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगते हैं। ओके, बाकी जल्दी हम इसके इम्प्लीमेंटेशन का भी सेशन लाएंगे जिसके बाद आपको ये सब चीजें इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और उसके साथ साथ सेशन को लाइक करो, अगर पसंद आया शेयर कर सकते हो वीडियो को अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको सेशन। ओके, सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी आप मुझे फीडबैक जरूर दे सकते हैं।
साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे जुड़ सकते हो, आदित्य सर इंग्लिश, दैट इज व्हाट माय टेलीग्राम चैनल नेम इज। ओके, so that's it from my side. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, till then bye bye, take care, keep watching and keep learning.